Hello and welcome friends, myself Sanket. So today I will be teaching you AS11. जैसा कि आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, जो है 5 से 10 मिनट के अंदर AS का जो मेन जिस्ट रहता है वो बता देता हूँ. सो AS11 इट इज़ इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स. तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रवीण शर्मा सर ने उनके वीडियो में बताए थे वो मैंने नोट डाउन करे हैं, तो आप भी नोट डाउन कर लीजिए. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स exchange other than domestic exchange. Domestic exchange is mode of exchange applicable in an economy. All transaction in foreign currency should be converted using spot rate. Spot rate means rate at the time of transaction. आप पॉज करके ये नोट कर लीजिए, मैं आपको जो मेन न्यूमेरिकल्स है वो बताता हूँ. इसके अंदर AS11 के अंदर दो टाइप के ये रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ मैंने लिखा है फॉरेन ऑपरेशंस दो टाइप के रहते हैं. एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रहता है, एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस यानी नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस रहते हैं. तो इंटीग्रल ऑपरेशन यानी ब्रांच, दीज ऑपरेशंस आर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस. बोले तो अपनी एक कंपनी है इंडिया में और उसी की ब्रांच है US में, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑपरेशन. बोले तो ब्रांच के साथ अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, वो इंटीग्रल पार्ट है अपने बिजनेस का. नॉन इंटीग्रल बोले तो नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस आर कंपनीज ऑफ ग्रुप्स प्रिविलिंग इन इंडिया. फॉर एग्जांपल डाबर इंडिया लिमिटेड हैव नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन इन नेपाल. डाबर नेपाल लिमिटेड यानी डाबर इंडिया लिमिटेड एक अलग है, पर वही वैसे ही डाबर नेपाल लिमिटेड नेपाल में, यानी डाबर इंडिया लिमिटेड नेपाल में नहीं है, डाबर किस है पर डाबर नेपाल लिमिटेड है, तो नॉन इंटीग्रल है. यानी वो उनका बिजनेस उनका करते, ये इनका करते, पर यहाँ इसकी ब्रांच रहती है. तो ये एक मेजर ये है. और उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन PL और बैलेंस शीट. क्लोजिंग एक्सचेंज रेट आर टू बी डिस्क्लोज्ड. और ये जो है ये क्वेश्चन आया है CA में इंटर में कि AS11 के यानी एंटरप्राइज व्हाट शुड इट डिस्क्लोजर अंडर AS11 बोल के. तो इसके अंदर आपने लिखना है एक्सचेंज डिफरेंस इन नेट प्रॉफिट और लॉस, ये डिस्क्लोज करना चाहिए. एक्सचेंज डिफरेंस एडजस्टेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट और फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ये तीन चीज़ें हैं जो AS11 कहता है डिस्क्लोज करो. अभी डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो थेरी हार्डली 1 पेज भी नहीं है, आधा पेज की थेरी है. तो इसलिए प्रवीण शर्मा सर ने जो थेरी लिखाई है उसको मैंने बताया आपको. ये मॉड्यूल के अंदर इतना कुछ खास दिया नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स पे आइए, आपको ज़्यादा बेटर समझेगा. यहाँ पे देखिए अभी गुड्स परचेस्ड है 24/3/11 यानी 24 मार्च को. एक्सचेंज रेट 31 को इतना है और एक्चुअल पेमेंट इतना है. तो सबसे पहले अपन ने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 46.6 क्योंकि 24 को परचेस किया है, तो हम वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू तो यही लेंगे 24 की जो वैल्यू है, तो 1 लाख इंटू 46.60. ठीक है, ये आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं. सेकेंड है अभी जब बैलेंस शीट ख़त्म होंगी, जब क्लोजिंग रेट अपने को लेना पड़ेगा. ये रेट पे नहीं चलेगा क्योंकि क्लोजिंग रेट अलग है. आप देख सकते हो एक्सचेंज रेट है 31/3/2011 को, यानी लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो इसमें है 47, बोले तो अपने को लॉस हो गया है. यहाँ पे आप 31/3/11 में क्या करोगे, 1 लाख इंटू 47 करोगे, तो ये 47 लाख हो जाएगा. इसका डिफरेंस यानी अपन ने खरीदा था 46.60 के हिसाब से, पर क्लोजिंग को 47 हो गया, यानी लॉस हो गया है, बढ़ गया है. तो 40,000 का लॉस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 10/11 में. ठीक है, अब हम एक्चुअल पेमेंट कब कर रहे हैं, 5/6/12 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में. तो 1 अप्रैल को अपना क्या रेट रहेगा, 1 लाख इंटू 47 ओपनिंग. ठीक है, और हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं 47.50, यानी ये अपना ओपनिंग लिख दिया अपन ने 1/4/12 को 1 लाख इंटू 47, ये अपना ओपनिंग बैलेंस है बुक्स के अंदर. पर 5/6/12 को 1 लाख इंटू 47.50, क्योंकि हम जब पेमेंट कर रहे हैं डॉलर का रेट 47.50 यानी और लॉस हो गया अपने को 50,000 का, क्योंकि 47,50,000 हो जाता है और ये माइनस करना है. तो यहाँ पूछा है कैलकुलेट द लॉस गेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10/11 11/12. सो आप बोल सकते हो 10/11 के अंदर 40,000 लॉस है, 11/12 के अंदर 50,000 लॉस है. सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स. मैं और एक न्यूमेरिकल आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ जाएगा. बस आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी मशीनरी परचेस करो, गुड्स परचेस करो, तो जब जो डेट पे आप परचेस करो वो पहले लिख दो,
और फिर अगर उसी के अंदर पेमेंट हो गया तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर नेक्स्ट ईयर जा रहा है तो क्लोजिंग जो है वो लिखो, वहाँ पे सम के अंदर क्लोजिंग रेट भी दिया रहेगा कि 31 को इतना है, तो उस पर रिकॉर्ड कर लो। फ़ायदा भी हो सकता है, अगर ये 45 हो गया तो आपने फ़ायदा हो जाएगा आपको कि डॉलर का रेट कम हो रहा है, तो अच्छी बात है ये। तो आप यहाँ पे ये लिख देना और आपका गेन हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। पर अगर रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका लॉस होगा, ये आप दिमाग में सेट कर लो। और फिर उसके बाद जब आप पेमेंट करते हो वो रेट आप देखो, यानी ओपनिंग रेट ये, और जब पेमेंट करते हो उसमें भी अगर रेट बढ़ ही रहा है इसका मतलब लॉस होने वाला है, ये आप बस ध्यान रखो। ये देखो 46 से 47 हुआ, लॉस हुआ, 47 से 47.5 हुआ, लॉस हुआ। यानी आपका रेट आप खरीद रहे हो 46 में और रेट बढ़ रहा है तो लॉस होने वाला है। कभी भी आप देख लो, रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, गेन होगा नहीं। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पेज नंबर 2.26 का। तो इसके अंदर भी दिया है कि मशीनरी परचेस की है 2 अप्रैल को 2 लाख की। 2 अप्रैल का आप रेट देख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फर्स्ट पेमेंट जब भी हुआ है, डाउन पेमेंट यहाँ लिखा है ऑन 2 अप्रैल 50% डाउन पेमेंट है, तो आप वो डाउन पेमेंट उसमें से माइनस कर दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे समराइज़ किया वो आपके लिए क्वेश्चन। 2 अप्रैल को मशीनरी परचेस की है, 2 अप्रैल को 50% डाउन पेमेंट हुआ ही है, यानी वही दिन, तो 1 लाख रुपीज़। फिर 3 अप्रैल 2013 को 50,000 और 2 अप्रैल 2014 को 50,000, और डिप्रिसिएशन 10% से आपको चार्ज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मशीनरी रिकॉर्ड कर लीजिए। 2 अप्रैल को क्या रेट था, ये देखिए 2012 को 48.80, तो आप यहाँ 2 लाख को 48.80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 97,60,000 आता है। डिप्रिसिएशन 10% है, डिप्रिसिएशन डायरेक्टली आप इस पे चार्ज करेंगे और SLM मेथड है तो हर साल उतना ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 31/3/2013 को इतनी वैल्यू आ जाएंगी। अभी इतनी वैल्यू 31/3/2013 को आई है, यानी वो ओपनिंग है 1/4/2013 की। अपन ने पेमेंट 3 अप्रैल को कर रहे हैं, यानी 1/4 को ये ओपनिंग है, यानी ये क्लोजिंग है, यानी अगले बार को ओपनिंग है। और आप डेप तो उतना ही चार्ज करेंगे, आपको मशीनरी के वैल्यू से मतलब नहीं कि कितनी वैल्यू आई हुई है, आप वही डेप 9,76,000 चार्ज करेंगे, फिर वापस वैल्यू आएगी, फिर थर्ड ईयर आप डेप चार्ज करेंगे, वही वैल्यू आएगी। तो मेन आपको ये समझ लेना है कि डिप्रिसिएशन में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, डॉलर का रेट कम हो बढ़ो SLM मेथड है बोल के। ये हो गया। फिर एक्सचेंज लॉस फर्स्ट ईयर के अंदर क्या आएगा, 48 से आपने मशीनरी रिकॉर्ड करी थी, कब, ये देखिए 2 अप्रैल को, ओके 2 अप्रैल 2012 को 48 से, और आपने क्लोजिंग का रेट क्या है 47.5, तो आप खुद ही बता दीजिए लॉस होगा कि गेन। जैसे मैंने अपने को पहले सब में कहा था कि रेट यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। यहाँ 48 था, यहाँ 47 हो रहा है, यानी रुपीज़ की वैल्यू और गिर रही है दोस्तों, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस ही आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, 48.80 ओपनिंग रेट था, 31 मार्च का क्लोजिंग रेट है 47.50 इंटू 1 लाख का हमने जब पेमेंट किया है तो उसका 1,30,000 एक्सचेंज लॉस आया हुआ है। फिर उसके बाद आपने टू बैंक, यानी ये बनाना है, आपने क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 का बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ टू बैंक आपने डाउन पेमेंट किया है 1 लाख इंटू 48.80, उससे आपने डाउन पेमेंट किया है, आपके पैसे गए हैं, तो यहाँ टू बैंक आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस आपका लॉस हुआ है तो यहीं आएगा लॉस बराबर, अगर गेन होता था तो यहाँ आता था। तो टू PL डिफरेंस 1,30,000, और यहाँ बाय एसेट 97,60,000। ये कैसे आया दोस्तों, मैंने बोला था डायरेक्टली जिस दिन अपन ने लिया है वही दिन का रिकॉर्ड करना है, डायरेक्टली वही अमाउंट पे। तो ये 97,60,000, ये इतना पैसा आपने दिया है, इतना ये साल का लॉस हो गया है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 47,50,000। अभी अगले साल भी आपने जितना, पहले तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये देखिए अगले साल का यहाँ पे मैंने बताया, टू बैंक 50,000 इंटू 47.41, ये 50,000 कहाँ से आया दोस्तों, आपने को पेमेंट करना है इस बार 50,000, पिछले बार 1 लाख किया था बोल के यहाँ 1 लाख आया था, अभी हमको पेमेंट करना है 50,000। क्या रेट से पेमेंट करना है 47.41, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर दिया है 3 अप्रैल को हमको पेमेंट करना है, और 3 अप्रैल का दोस्तों क्वेश्चन में रेट दिया है 47.41, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 47.41, तो ये अमाउंट इतनी आ जाएंगी। अब यहाँ पे 2 एक्सचेंज डिफरेंस आएंगे दोस्तों, हमने क्लोजिंग
कौन से रेट पे किया था, ये देखिए 47.50, क्या 31 मार्च का रेट। तो हमारा ओपनिंग रेट क्या है 47.50, ठीक है। पर हम अभी पेमेंट किस पे कर रहे हैं 47.41, यानी वापस कम हो रहा है। तो ये भी एक लॉस है ना। तो ये एक लॉस यानी पिछले बार का क्लोजिंग 47.50, आप अच्छे से समझ लीजिए 47.50 पिछले बार का क्लोजिंग है। तो हमारी मशीनरी क्या दिखेंगी 47.50 से दिखेंगी, ठीक है। और अभी हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है 47.41, 50,000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं 47.41 से, बराबर। तो ये डिफरेंस 47.50 और 47.41, ये 50,000 का। तो ये तो एक लॉस हो ही गया दोस्तों। और फिर दूसरा लॉस क्लोजिंग का रेट, 31 मार्च को हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो उसका रेट है 43.39, यहाँ आप देख सकते हैं 43.39, और हमने 47.50 से पेमेंट किया है। तो ये जो डिफरेंस है 47.5 और 43, ये भी लॉस है। तो ये लॉस फर्स्ट ईयर में ओनली बैलेंस शीट का क्लोजिंग का और इसका लॉस आएगा, पर सेकेंड साल में इसका क्लोजिंग और पेमेंट कर रहे वो लॉस, और फिर क्लोजिंग रेट और करंट रेट इसका एक लॉस। तो सेकेंड ईयर में 2 लॉस आएंगे, थर्ड ईयर में 2 लॉस आएंगे, फोर्थ ईयर में 2 लॉस आएंगे, फर्स्ट ईयर में एक ही लॉस आएगा, वो बस एक्सचेंज डिफरेंस ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यानी क्लोजिंग रेट क्या लेना है और हमने क्या पेमेंट किया है या क्या लिया है। तो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, AS11। मैं जल्दी AS12 भी अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि AS11 में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली तो एकदम सिंपल, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया वैसे ही आते एग्ज़ाम के अंदर 2 मार्क या 4 मार्क को, कि ये रेट पे परचेस किया है, ये क्लोजिंग है, पेमेंट ये डेट पे कर रहे, तो एक्सचेंज लॉस या गेन निकालो। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, यानी ये अगर आ भी गया तो 5 से 6 मार्क को आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि 3 बार पेमेंट करना है अलग अलग टाइम में। तो आपको बता दिया डिप्रिसिएशन वही रहेगा, और फर्स्ट ईयर में एक ही एक्सचेंज लॉस आएगा क्लोजिंग का और पेमेंट का, पर सेकेंड ईयर के अंदर 2 लॉस आएगी, एक तो पिछले बार का और इसका, और फिर इसका और क्लोजिंग रेट का, ऐसे 2 लॉस आएंगे। अगर आप थर्ड ईयर पे भी जाओगे तो 2 ही लॉस आएंगे। अगर आपको कुछ समझा नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। टाटा।